अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे है, आप तमाम तर लोगों को, देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का दिन है तो दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे से मुल्क पाकिस्तान के लिए और तमाम तर मुसलमानों के लिए, दुनिया भर में जहाँ मुसलमान बस रहे हैं। और जो जिसको परेशानी उस हवाले से आज दुआ कीजिएगा। बड़ा अच्छा लगता है फ्राइडे वाले दिन, एक जो रूहानी एहसास होता है वो हमारे अंदर आ जाता है कि आज फ्राइडे है। और फिर एक एक्साइटमेंट ये भी होती है कि सैटरडे एंड संडे है, वीकेंड आ रहा है, तो खूब एंजॉय करेंगे, खूब सोएंगे। और जो पूरे वीक हम करते हैं, एक रिलैक्सेशन का मोड का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, जो हमारा बिज़नेस सेक्टर है उसमें हमें थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है वो बहुत बेहतर है। और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की इस वक्त बुलंद तरीन सतह KSE 100 इंडेक्स की 82,000 के ऊपर तजावुज़ कर गई है। और अब ये लग रहा है कि बआसानी से हम बहुत जल्दी 100 इंडेक्स 100 से भी ज़्यादा इसी हफ्ते या इसके अगले हफ्ते में इंक्रीज़ होते हुए उसको देखेंगे। एक बुनियादी वजह नाज़रीन ये है कि जो IMF का बेल आउट प्रोग्राम है, उस हवाले से $7 अरब के पैकेज का ऐलान किया था। तो ये एक जंप लगा, इकॉनमी को एक बूस्टर मिला इस खबर से, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त इस मुल्क में ख़ास तौर पे हमारे रिज़र्व्स के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत है। और डॉलर्स तो वैसे भी पाकिस्तान को चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम इसको हम मुबारकबाद देते हैं। ख़ास तौर पे जो भाई बहन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके जो शेयर्स का प्राइस है वो भी बढ़ा होगा, और मार्केट में एक बहुत पोटेंशली स्टेबिलिटी की तरफ हम देख रहे हैं कि इंडेक्स आगे जा रहा है। शेयर्स का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं, हमारा दूसरा फैक्टर है वो है मुल्क में अमरीकी डॉलर सस्ता हो गया। उसमें कुछ पैसों का हमने कमी देखी है, लेकिन डॉलर इस वक्त 277 पर ही है, 277.69 पैसा। तो ये हम कह सकते हैं कि डॉलर ने 289 से 288 और 277 पर आकर अपने आप को स्टेबल रखा है। और लग ये रहा है कि इस वक्त अगर ये बेल आउट, IMF के बेल आउट पैकेज की वजह से डॉलर के नंबर्स में हमें थोड़ा बहुत देखना होगा कि जो रुपया है वो तगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 275 के अंदर की कहानी नहीं है, ये 275 to 280 तक आपका रहेगा। थर्ड, अब हमारा कमोडिटी गोल्ड की अगर बात करें तो मुल्क में सोने की ऊंची उड़ान जारी है और फ़ी तोला कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आपको हमने नाज़रीन बताया था कि इस वक्त जो गोल्ड है वो डिमांड और सप्लाई का एक फैक्टर है। सप्लाई बड़ी स्ट्रिक्ट है और महदूद हो गई है, श्रिंक हो गई है, और डिमांड डेफिनेटली ज़्यादा है। तो इसकी वजह से एक आपको जो गोल्ड प्राइसेस हैं उसके नंबर्स में इजाफा नज़र आ रहा है। और ये लग रहा है कि ये 2,80,90 तक बआसानी इसी साल पहुंच जाएगा, या गालिबन अगर हम कहें तो 1 महीने या 1.5 महीने में हमें इसके नंबर्स नज़र आएंगे। ये तो हमने आपको क्विक ब्रीफ कर दिया बिज़नेस का। और अब मज़ीद बात कर लेते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान का जो कॉमर्स है, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँ ई-कॉमर्स की, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ देख रहे हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, एप्लीकेशंस पर, और मुख्तलिफ़ फैक्टर्स में पोटेंशली जो है वो यूज़र्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अवाम आ रहे हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा वैक्यूम है ई-कॉमर्स की मार्केट को फुलफ़िल करने का, और किसी हद तक हम कामयाबी की तरफ जा भी रहे हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं वो, और सैयद बिलाल सफदर को हम वेलकम करेंगे। बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है? थैंक यू रोहेल फॉर कॉलिंग मी इन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, एंड या रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ गुड शो विद यू। या बिलाल, ये बताएं कि ई-कॉमर्स हम देख रहे हैं कि आप माशाल्लाह से काफ़ी सालों से मैं आपको देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं, और एक बेहतरीन प्रोग्राम, बेहतरीन पॉलिसीज़ आप कंपनीज़ को बनाकर देते हैं, और उस पर हम देख रहे होते हैं कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस पर लोग उसको पसंद करते हैं, सराहते हैं। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स की ग्रोथ के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक जैसे मैं ये कहूँगा इसको कि ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, इट्स जस्ट द स्टार्ट। आई सी पॉजिटिव लीवर्स। अगर आप देखें, एक ज़माना था आप घर पे बैठ के टैक्सी
नहीं मंगा सकते थे, बट आप 2 मिनट में आप टैक्सी मंगा लेते हैं। आप घर पे बैठ के खाना नहीं मंगा सकते थे, और आप ग्रोसरीज, खाना, फूड डिलीवरी वगैरह मंगा लेते हैं। आप फैशन, अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप घर पे मंगा लेते हैं। तो आई थिंक ई कॉमर्स की, और दूसरी बात है कि हमारे जो लीवर्स, अगर आप देखें, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिसमें 60% जो आबादी है वो आपकी जेनजी और मिलेनियल है। ये वो लोग हैं जो टेक सेवी हैं। मे बी मेरे जैसे लोग जो हैं वो टेक सेवी ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा उम्र वाला हूँ, बट वो लोग जो जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, दे आर वेरी टेक सेवी। अब 2 साल 3 साल के बच्चे को मोबाइल यूज़ करना आता है। एंड अगर आप देखें, इवन बैंकिंग इंडस्ट्री ने बड़ा फ्लरिश किया है। गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं, और कुछ अच्छी स्टार्टअप कंपनीज ने भी जिस तरह से बिजनेस अपने फ्लरिश किए। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट। लीवर्स ये कह रहे हैं कि इट्स अ प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री। हमारी $150 बिलियन की जो इंडस्ट्री है, उसमें एक ज़माना था इसमें 1% जो है कंट्रीब्यूट करती थी ई कॉमर्स, बट इट्स नाउ मूव टू ऑलमोस्ट 3 बिलियन ऑफ अ कैप। सो इट्स जस्ट द स्टार्ट, आई वुड से। अच्छा बिलाल, हमें ये बताएं कि ई कॉमर्स के साथ हम आईटी का रोल बड़ा देख रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हमें बहुत इम्प्रूव करने की ख़ुद को ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इंटरनेट क्राइसिस इस वक्त बहुत ज़्यादा है मुल्क में। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इंटरनेट स्लो एंड दिस क्राइसिस की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है? 100% जी। अगर आप इसको कंपेयर करें अपने पड़ोस मुल्क से, मैं वेस्ट की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं पड़ोस मुल्क में आपका जो इंडिया से अगर कंपेयर किया जाए, तो आई थिंक वो बहुत आगे हैं। वहाँ पर अमेज़ॉन है। उनसे भी अपना कंपैरिजन नहीं देख रहा बिलाल, वहाँ पर बहुत ग्रोथ है। तो अगर आप देखें, कुछ जगहों पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता, 4G जो है वहाँ 3G बन जाता है, 3G जो है चलता नहीं है इंटरनेट। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन कुछ जगहों पे नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज़ पे। एंड आई थिंक कुछ जगहों पे जो वेबसाइट्स हैं वो इतनी सीमलेस नहीं है। अगर आप दुनिया में जाएँ तो ई कॉमर्स बहुत आसान है। लोगों का ज़्यादा फुकदान जो है वो बजाय के रिटेल में जाने का, वो ये होता है ई-टेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब है घर से बैठ के, ऑफिस से बैठ के ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर अभी भी एक ट्रस्ट का इशू है। कुछ जगहों पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ जगहों पे मैनिपुलेशन है। जो चीज़ आप ऑर्डर कर रहे होते हैं वो चीज़ आपके घर पे पहुँचती नहीं है। तो लोगों का ट्रस्ट इशू है। एंड आई थिंक गवर्नमेंट भी, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत सारी इस तरह की इंटरवेंशंस कर रही हैं। कुछ कंपनीज अच्छी भी खुली हैं जिस पे एक लोगों का ट्रस्ट जो है ऐसा ऐसा बिल्ड हो रहा है। तो आई थिंक आगे जाके चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, एंड वी विल सी कॉमर्स मजीद एक तरीके से ग्रो करेगा। अच्छा बिलाल, हमें ये बताएं कि इस वक्त टैक्स कंट्रीब्यूशन एक अंदाजे के मुताबिक ई कॉमर्स से कितना जनरेट हो रहा है, और टैक्सेशन के साथ साथ इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है ई कॉमर्स की? ई कॉमर्स की जो कंट्रीब्यूशन है अभी रिटेल इंडस्ट्री में आपका 3 से 4% है, जो कि अगर आप रिटेल की बात करें, अगर 100 रुपये की इंडस्ट्री है तो उसमें से 3 से 4% जो है ना होने के बराबर है। और उसमें भी आई थिंक टैक्स के, आपको पता है, एविजन्स वगैरह बहुत सारी कंपनीज करती रही हैं। तो आई थिंक यहाँ से अगर आप दुनिया से इसको कंपेयर करें तो 20 से 30% जो है वो यहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो लीवर्स हैं हमारे, वो यही कह रहे हैं कि आगे जाके ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसमें ऑब्वियसली कुछ गवर्नमेंट की भी इंटरवेंशन होंगी, कुछ हमें वेबसाइट्स और कुछ जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनको भी ट्रस्ट बहाल करना पड़ेगा आवाम का, कि यहाँ से कंट्रीब्यूशन मज़ीद हो। अभी लोगों का एक ये भी होता है कि कस्टमर जो है ई कॉमर्स पे पैसा लगाना चाहता है, बट उसको कन्वीनियंस नहीं मिल पा रही होती। असल मकसद तो दुनिया में होता है कि कन्वीनियंस मिले घर पे एट योर डोर स्टेप्स, बट आई थिंक वी स्टिल नीड टू वर्क ऑन दोज लाइन जहाँ पर हम कन्वीनियंस प्रोवाइड करें, एंड कस्टमर जो है वो रेडी है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे देते हैं डिलीवरी फ़ी की मद में या दूसरी मद में। अगर आप देखें, बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट चेन्स हैं जो लोग घर, आपको पता है ट्रैफिक इतना है कि लोग कहते हैं यार मैं नहीं निकल सकता, पेट्रोल नहीं ज़ाया करना चाहता, मैं घर पे मंगा लेता हूँ। बट वो अगर 1 घंटे की जगह 3 घंटे में उनको खाना पहुँच रहा है तो बेचारा कहता है मैं सो जाता हूँ और कल सुबह का नाश्ता कर लूँगा। तो या बहुत सारी चीज़ें अभी हमें आई थिंक करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन बिलाल, मैं 2-4 रोज़ पहले हम बात ही कर रहे थे, जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं ना, ये डिपेंडेंट हो गए हैं, अब आउटलेट्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। दे आर मोर इंटू एप्लीकेशंस, ये इंस्टा और ये दूसरी चीज़ों पे लगाकर इन्वेस्ट करके और सारा वो अपना ऑनलाइन कर रहे हैं। मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल ये है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पोटेंशियल बहुत है, एक वैक्यूम है, एक स्पेस है, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स मार्केट को फुलफ़िल करने के लिए। एज़ फार एज़ कंसर्न इन्वेस्टमेंट, तो आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक पूल हमारे पास ऐसा सेंट्रलाइज्ड है फॉर स्पेसिफिकली ई कॉमर्स मार्केट के लिए? अच्छा, लोगों को लगता है कि ई कॉमर्स बहुत आसान है कि आपने जस्ट प्लग इन प्ले किया और बटन दबाया और वेबसाइट आपकी ऑन हो जाएगी। इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस। आई मीन इसकी केपेक्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। आपको एक वेबसाइट के लिए काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा चाहिए होता है आपको, स्टोर्स जो आपके रिटेल हैं उसकी तो एक कॉस्ट है, बट टेक सेटअप, ऐप क्रिएट करने का,
किस तरह के लोग आपको लाने हैं, वो बड़ा एक महंगा सेटअप है। मशीनरीज आपको रखनी है, मशीनरी रखनी है सॉफ्टवेयर्स आपको, लेने, फिर आपको लाइसेंस लॉजिस्टिक लेने। क्योंकि आपको अगर कन्वीनियंस घर पे देनी है तो यू नीड टू हैव द बेस्ट लॉजिस्टिक एज वेल, जो कि आपको आधा घंटा 1 घंटा सेम डे डिलीवरी पे लेके जाए। तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, और अगर ये सारी चीज़ों आई मीन इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। अच्छा, मैं भी देख रहा था मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो ख़ासतौर पे टैग बेस काम कर रही हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना वर्किंग आवर्स पॉलिसीज़ बनाया हुआ है। वो हफ्ते में कहते हैं 3 दिन आप घर से काम करें, लेकिन वो प्रॉपर काम हो रहा था, टास्क दे देते हैं, बिकॉज वो अपनी इस वक्त एनर्जी कॉस्ट है वो हम सबकी बहुत ज़्यादा है, चाहे कमर्शियल्स हों, रेजिडेंशल्स हों, तो वो उन्होंने बेहतर किया हुआ है। फिर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं और एक सपोर्ट भी है एम्प्लॉय को हमारे जैसे मुल्क में। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ ये एक बेहतर तरीक़ेकार है बिज़नेस डेवलप करने के लिए और कॉस्ट बचाने के लिए? आई थिंक 100%। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर रिमोटली भी काम कर रही हैं, कुछ हाइब्रिड मॉडल्स पे, कुछ जैसे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ पे वो करती हैं। इससे होता क्या है कि जो आपका ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो मोटिवेटेड होता है, वो अपने हिसाब से उठ सकता है, वो अपने हिसाब से जो है सर्व कर सकता है, और इससे आई थिंक लॉयल्टी और मोटिवेशन एक ह्यूमन रिसोर्स की एक बढ़ती है। तो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल जैसे बड़ा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, वर्क फ्रॉम होम भी देता है आपको, रिमोटली भी काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में बैठे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूएस में हैं बट आप यूएस नहीं जा सकते, बट आप पाकिस्तान से रिमोटली काम करें। तो आई थिंक इट रियली क्रिएट्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अच्छा, 1-2 केसेस रिपोर्ट हुए थे जो लोग रिमोट एरिया से काम कर रहे थे या वो नहीं कंपनी जा पाए थे, पेमेंट्स का बड़ा प्रॉब्लम आ गया, वो फिर थर्ड पार्टी ये मुझे बताएंगे कि अगर जो रिमोट एरियाज़ में काम रिमोटली काम कर रहे हैं फ्रॉम देयर होम या फ्रॉम देयर रीजन, तो वो जो उनको कैसे पता लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छी है या कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है और एंड ऑफ द मंथ या ईयर उनको पैसे मिल जाएंगे? अच्छा, ये जो आप आई थिंक थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं कि कुछ जगहों पे कुछ कंपनीज हैं जहाँ पर अगर कोई कस्टमर ऑर्डर करता है और उसको एक चीज़ नहीं मिल पा रही होती और रिफंड्स किस तरह से करेगा। तो आई थिंक ये चीज़ें यूजुअली जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी अभी भी हाई नहीं है, वहाँ पर हमने देखा है अभी भी ये चीज़ें हैं कि बैंक रिफंड्स या जो कंपनीज हैं वो रिफंड नहीं करी होती। यूजुअली होता है कि वो जो कंपनीज इस तरह की चीज़ें कर रही होती हैं वो फिर एक कस्टमर आता है और वो फिर चर्न कर जाता है। बट वो कंपनीज जिन्होंने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया कि नहीं, कस्टमर रिफंड्स और नो रिफंड, आप देयर इज़ नो पॉलिसी कि अगर आप कोई कस्टमर को रिफंड करना है, कुछ करना है रिटर्न, तो वो अगर बैंक्स जो हैं उस पर थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली रिफंड्स कर रहे होते हैं, तो आई हैव सीन दैट वहाँ पर एक चर्न रेट कम भी नज़र आया है, कस्टमर की लॉयल्टी भी नज़र आई है। फिर 2-4 ही कंपनीज अभी हैं, बहुत सारी कंपनीज ने इस चीज़ को इग्नोर किया है, फिर हुआ क्या है कि उसकी बेस जो है वो चर्न कर गई है, फिर उन्होंने किसी और वेबसाइट पर कर लिया। बट जिसने इस चीज़ को कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत सीरियसली लिया है और रिफंड पॉलिसी को ओपन रखा है, फ्रेंडली रखा है, तो दोज आर स्टिल द कंपनीज आर सर्वाइविंग इन पाकिस्तान। अच्छा बिलाल, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो अब साल जब ख़त्म होता है और जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है, वो ई कॉमर्स की जो मार्केट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। लोग सेल्स लगा देते हैं और एक बहुत ही फोकस ईयरली कैंपेन के हिसाब से सारा कर रहे होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक जो लास्ट क्वार्टर है 3 मंथ्स का, ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी के लिए? 100%। इट्स बेसिकली होता क्या है कि आपका नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हो रहा था। अगर आप देखें दुनिया में थैंक्स गिविंग डे, बॉक्सिंग डे, ब्लैक फ्राइडे होता है, राइट। इवन पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट आ गया कि बहुत सारी ब्लेस्ड फ्राइडे भी जिस तरह पाकिस्तान में हम लोगों ने मनाया है कुछ कंपनीज ने। तो होता क्या है कि यूजुअली जो कंपनीज का नया फिस्कल ईयर वो जनवरी में स्टार्ट होता है, तो करते क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी सारे पुराने स्टॉक्स को लिक्विडेट कर रहे होते हैं ताकि दे बिकम ग्रीन, राइट। और कुछ आइटम्स होते हैं पेरिशेबल होते हैं, वांट टू लिक्विडेट इट। तो होता क्या है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त सेल लगा लेते हैं जिससे उनका पुराना स्टॉक निकल जाता है, फिर वो नए स्टॉक्स की तैयारी कर रहे होते हैं और नए साल का नया आगाज़ एक नए अच्छे तरीके से कर रहे थे। हमारा फ़ायदा एज ए कस्टमर ही हो जाता है कि हमें एक चीज़ जो 100 रुपये की होती है 50 रुपये की मिल जाती है। कभी कभी 50 रुपये की चीज़, जैसे कुछ कंपनीज हैं जैसे वो ऐसी चीज़ फ्री में भी लगा लेती हैं और इट्स अ गुड एम्बिशन। आई थिंक दोनों का फ़ायदा हो जाता है। एक कंपनी की वो चीज़ जो है लिक्विडेट हो जाती है, कस्टमर का फ़ायदा होता है कि उसको वो चीज़ जो 100 रुपये में नहीं ले सकता उसको 50 रुपये मिल जाती है। सो इट्स अ गुड एम्बिशन फॉर बोथ, इट्स अ विन विन फॉर बोथ कस्टमर एंड परफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी मैं देख रहा था जो शार्क टैंक है ये पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुका है, इवन के आ चुके हैं और चीज़ें सारी वहाँ हो भी चुकी हैं। तो ई कॉमर्स के हवाले से आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड या नेशनली आप समझते हैं कि हमें
शार्क टैंक की तरह करना चाहिए, या कुछ कोई कंसेप्ट है आपके दिमाग में जो आप रखना चाहते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा मॉडल है शार्क टैंक का, बिकॉज उसमें वो लोग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, जिनको आई थिंक एक मोटिवेशन नहीं मिल रही होती, फ्रंट पे आते हैं, अपने आइडियाज़ पिच करते हैं, इंडस्ट्री गुरुज होते हैं वहाँ पर बड़े, मतलब मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ पर्सनली, आई मीन दे आर इंडस्ट्री किंग्स, राइट? दे कैन मेंटोर यू, टेल यू कि नहीं यार ये मॉडल आप करें। देखिए आइडिया जनरेट करना बहुत आसान है, आइडिया को एग्जीक्यूट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरे पास 2 आइडियाज़ हैं और आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो सोया मीन ऐसे प्लेटफॉर्म्स आई थिंक पाकिस्तान में होने चाहिए जहाँ पर आपकी मेंटोरशिप मिले। आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ को लेना चाहिए कि वहाँ मेंटोर करें। अब बहुत सारे लोग होते हैं जैसे हमारे पास इंटरव्यूज़ देने आ रहे हैं तो उनको पता नहीं होता इंटरव्यू भी क्यों देने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं और कहते हैं यार मैंने मेडिकल लाइन ले ली बिकॉज मेरे अब्बू ने बताया था, बट उनको खुद नहीं पता था, उनको मेडिकल इंजीनियर बनना था बड़े होकर। सही बात है। और अपना टैलेंट नहीं पता कि उनके अंदर सेल्स की स्पेशलिटीज़ हैं, मार्केटिंग की हैं, या सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स में काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ई कॉमर्स में बहुत सारे सेक्टर्स हमारे आ जाते हैं, तो ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आप समझते हैं कि उस पर हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत है और उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा, वो कौन से सेक्टर्स हैं? आई थिंक क्विक कॉमर्स में बहुत पोटेंशियल है। क्विक कॉमर्स बेसिकली होता है कि जैसे आपके डार्क स्टोर्स के थ्रू हम सर्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। आई थिंक जो इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर चुकी हैं क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स के अंदर, वो बैंक्स हैं, फैशन इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। आई थिंक क्विक कॉमर्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कुछ ज़्यादा क्विक कॉमर्स प्लेयर्स है भी नहीं। और ये कि आप मुझे लगता है क्विक कॉमर्स इज़ वन कंपनी जहाँ पर, और फूड, आई थिंक फूड में, आई मीन फूड इज़ रिलीजन एंड एंटरटेनमेंट फॉर अस राइट नाउ। अगर आप देखें पाकिस्तान में लोगों की एंटरटेनमेंट फूड है या टूरिज्म है, तो 2 चीज़ें, तो फूड और टूरिज्म है मुझे ज़्यादा। तो अगर रात को नींद नहीं आ रही, बोर हो रहे हैं, तो वो सोने के लिए वो खाना खाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, मतलब आप देखें ना सिचुएशन क्या है। सो मुझे फूड और टूरिज्म और एंटरटेनमेंट 3 इंडस्ट्रीज हैं मे बी जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्विक कॉमर्स में आपका ये सारा आ जाता है। जो क्विक कॉमर्स भी आई थिंक फूड के अंदर ही आया था, फूड के अंदर आया था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि टूरिज़्म के हवाले से क्या हम ई कॉमर्स में या आईटी के साथ कुछ इंटीग्रेट कर सकते हैं जो लोगों को पता लग सके और लोग उससे एक्सेस हो सकें? अगर हम लोकल टूरिज़्म की बात करें तो यहाँ पर लोग कर रहे हैं, सोशल एप्लीकेशंस के थ्रू ही कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम कैसे लेके आ सकते हैं? आई थिंक जो कस्टमर रिटेल वाला है या ऑफलाइन वाला है, उसको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसको कन्वीनियंस आप दे दें घर पे बैठे बैठे, उसको चीज़ तो वही चाहिए, उसको टूरिज्म तो करना है, कराची से लाहौर का टिकट तो उसको लेना है, उसको एक ऐसी वेबसाइट या ई कॉमर्स का ऐप या कोई कॉमर्स का मॉडल ऐसा बना दिया जाए कि जिसके थ्रू वो कुछ ग्रोसरीज अपनी मंगा सके, सीमलेस हो एक्सपीरियंस। आई थिंक टेक के अंदर भी बहुत ज़्यादा हमें इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है, सीमलेस बनाने की ज़रूरत है। फिर आई थिंक लास्ट माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक अच्छी ऐप बना ली बट एक आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपको एक चीज़ जिस बंदे को 1 घंटे में चाहिए वो अगले रोज़ मिल रही है, तो बेचारा तो घर पे बैठा सड़ जाएगा। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें हमें, इनोवेशन, टेक, and then comes the last mile, is super important. So in short, seamless experience is something that a customer is still willing to have in Pakistan, जो कि आई थिंक थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वेस्ट में चले जाएँ खास तौर से, अगर आप वहाँ जाएँ तो बहुत एक्सपीरियंस भी सीमलेस है। फिर आई थिंक बैंक्स का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप COD मॉडल को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं और अगर आप डिजिटल इनेबलमेंट चाह रहे हैं, तो आपको APIs बैंक्स के साथ इस तरह की क्रिएट करनी है कि आपने देखा होगा आप पेमेंट कर रहे होते हैं, वो एरर आ जाता है, और आपके पास कैश होता नहीं है, तो आप कहते हैं यार मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात की है आपने जी। तो मुझे तो दिमाग में ही आइडिया मेरे आ गया कि यार ये काम क्यों ना हम कर सकते हैं कि वो ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक बेहतर ई कॉमर्स उसमें उनका ट्रैवलिंग का भी, उनकी अकोमोडेशन भी, उनका फूड भी, जो जो आपको ज़रूरत पेश आती है, और फर्दर जो आपने बात की बैंक्स के साथ इंटीग्रेट करने की, मर्जिंग करने की। आपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करी, जस्ट टू कट यू आउट, सॉरी, वो ये कि नॉर्दर्न एरियाज़ में आई थिंक बहुत सारी जगहों पे मॉल्स नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे ब्रांड्स नहीं है, तो वहाँ पर ई कॉमर्स की इनेबलमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट जो वहाँ पर फिर आपका 3G 4G इनेबल होना चाहिए वहाँ पर। अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाएंगी और एक वेबसाइट वहाँ पर होगी और लॉजिस्टिक्स होगी, तो वो बंदा जो यहाँ से एक अच्छा ब्रांड की तलब करता है उसको वो ई कॉमर्स के थ्रू सर्व हो सकते हैं। तो आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज़ या रूरल एरियाज़ में दिस ह्यूज पोटेंशियल एज वेल। और वहाँ पर वेदर का भी प्रॉब्लम रहता है, तो आपको बड़े बड़े मॉल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टोर से बैठ के, बहुत अच्छी सजेशन है, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं इस पर काम कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमने आपको फ्री में आइडिया दे दिया है, और ये आपको देखेंगे वेकअप पाकिस्तान की बदौलत इस फोरम से आपको मिल रहा है। अच्छा बिलाल, मैं एक कॉस्ट जानना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन की, बिकॉज यू आर इनटू इट, आपको पता है क्या इसका सारा प्रोसेस है। कोई भी बिजनेस बनाने के लिए मुझे एप्लीकेशंस मुरतब करनी पड़ती हैं, कस्टमाइज़ करना पड़ता है, सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं।
iOS या प्ले स्टोर की कॉस्ट का मुझे बताएं कि क्या कॉस्ट बनेगी अगर मैं क्लोथिंग ब्रांड पे जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कितना पैसा लगेगा मेरा? अच्छा, जैसे मैंने बोला मैं एग्जैक्ट कॉस्ट तो नहीं बताऊंगा, वो आपका प्रोग्राम एक दूसरा प्रोग्राम करें, बट अगर मैं एस्टिमेट करूँ इट्स इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स। मैं बताता हूँ, यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, उसकी आप डोमेन परचेज कर रहे होते हैं, पहली कॉस्ट तो आपकी वो आ गई। फिर आपको एक टेक टीम खड़ी करनी होती है। टेक टीम मैं तो नहीं खड़ी कर सकता, एक प्रॉपर टेक गुरु कर सकता है। फिर आपको सिस्टम एनालिस्ट चाहिए, फिर वेबसाइट को रन करने के लिए आपको एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। फिर उसके बाद आपने वेबसाइट खड़ी कर दी, उसके बाद फिर आपको असॉर्टमेंट चाहिए, उसकी एक कॉस्ट है। उसके बाद फिर आपको जो लास्ट माइल इनेबल करना है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, टेक इंटीग्रेशंस करनी है, तो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। केपेक्स जिसको कहते हैं, जैसे मैं आपको शुरू बता रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ह्यूज कॉस्ट। और फिर उस वेबसाइट को सस्टेन और रिटेन भी करना है, अपडेट भी करना है, उसके लिए भी आपको एक कॉस्ट चाहिए होती है। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट एंड पीपल थिंक ई कॉमर्स या कोई कॉमर्स या कोई वेबसाइट खड़ी करना बहुत आसान है। वैसे आप खड़ी कर सकते हैं, बट टू रन द शो यू नीड टू हैव डॉलर्स इन योर पॉकेट। सो या उस डॉलर्स के बगैर गुजारा नहीं है। वैसे ही डॉलर सस्ता हो गया आपने बोला। हाँ, थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन सर वो एक दौर था जब डॉलर ऐसे ही है 120 115 पे था, तो वो दौर भी इंशाल्लाह आएगा। लेकिन आएगा जब 350 पे जाकर पीछे आ सकता है। ऐसा ही है। और इसमें तो मैं लाजमी हमारी आर्मी को क्रेडिट दूंगा कि वो जब बैठे थे सारा पकड़ धकड़ की थी, उसको रिटेन किया वापस। और अल्लाह से उम्मीद यही है कि आज काश ये जुम्मा का दिन है, हमारी ज़बान जो है मुबारक हो जाए, ये 270 की जगह 175 आई थिंक ये जो चीज़ें, इस तरह के फैक्टर्स अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया वो देख रहा होता तो इन्वेस्टर्स और वीसीज जो हैं वो बहुत एंटाइज होते हैं, उनके लिए इंकरेजमेंट होती है कि नहीं यार, अगर ये चीज़ें सब कम हो रही हैं और स्ट्रेंथन हो रही है इकोनॉमी, तो हम इन्वेस्ट करें। क्योंकि यूएस में पैसा लगाने से आप कह रहे हैं टेक सेटअप एक मुश्किल काम है, या अगर आप ईस्ट साइड पे चले, बट पाकिस्तान इज स्टिल वेरी यूजर फ्रेंडली। बहुत है यहाँ पर, बहुत एवेन्यूज़ हैं और यहाँ पर पोटेंशियल है, डेफिनेटली एक पॉपुलेशन भी है। और आप अभी देखें तो ई कॉमर्स की सेल्फ मार्केट में बैठे बिठाए आपने 2-4 आइडियाज़ दे दिए कि हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। बिलाल, क्या मैसेज है, आपसे लास्ट सवाल है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, नेशन को, आवाम को, इन्वेस्टर्स को और पाकिस्तान को? आई थिंक मैसेज सिंपल है, इतना डिसहार्टेड ना हो। ट्रस्ट वाला फैक्टर हम सबको पता है थोड़ा सा, बट आई थिंक कुछ कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, कोई कॉमर्स में, कोई फूड डिलीवरीज में, फैशन वेबसाइट बड़ी अच्छी हैं जो सीमलेस एक्सपीरियंस दे रही हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। फिर आई थिंक लोगों को और कंपनीज़ को भी शऊर हो गया कि कस्टमर चाहता क्या है, दैट इज़ कन्वीनियंस एट योर डोरस्टेप्स। तो वो चीज़ें आई थिंक उस पर सब काम कर रहे हैं। पहले इतना ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया जाता, बस होता था कि जल्दी वेबसाइट बनाए और सर्व करें, बट आई थिंक कस्टमर एक्सपीरियंस, UI UX को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जा रहा है। एंड आई थिंक पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। जैसे मैंने बोला कि इट्स अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, इकोनॉमी फैक्टर्स आर ग्रोइंग, एंड आई थिंक वी हैव अ वेरी टेक सेवी ऑडियंस जो जेनजी वाली है, तो आई थिंक आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो यार इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच बिलाल, आपके वक्त का आप आए और आपने वेकअप पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, होपफुली आपको हमारे सेगमेंट पसंद आया होगा और इसमें ई कॉमर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ आपने देखी कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि बिज़नेस में ई कॉमर्स की क्या ग्रोथ है। अब ज़रा नाज़रीन, हम रोज़मर्रा की डिस्कशन आपसे करते हैं कि इस वक्त अगर हम कराची की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। आवाम के जान और माल दोनों महफूज नहीं हैं। दावे किए जा रहे हैं कि जी बेहतर सिक्योरिटी लगा दी है, पुलिसिंग अच्छी हो रही है, हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो कराची है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का गढ़ बनता जा रहा है। पैदर पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि नया वाक़या सामने आ जाता है। हाल ही एक वाक़या हुआ, आपको बताएं, कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से बाप जाँ बहक बेटा ज़ख्मी हो गया है और पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शहरी अब्दुल मालिक बैंक से 10 लाख रुपए निकाल कर ला रहा था। 2 मोटरसाइकिल्स पर 3 मुल्जिमान पहुंचे। मुल्जिमान ने असलहा निकाला और रकम लूटने की कोशिश की। मुल्जिमान को देखते ही अब्दुल मालिक ने रकम दूर फेंक दी। मज़ाहमत पर डाकुओं ने अब्दुल मालिक पर फायरिंग कर दी, जिससे वो जाँ बहक हो गए थे। इस दौरान एक डाकू ने रकम वाला बैग उठाया तो आधी रकम ज़मीन पर गिर गई और वहाँ पर लोगों का रश लग गया, लोग भी रकम लूटने लगे। आप देखें, हम इस मुल्क में रह रहे हैं, ये वो मुल्क है जहाँ पर एक आदमी लुट रहा है, उसके माल को, उसकी जान को नोचा जा रहा है,
दूसरे लोग जो है वो उसको सपोर्ट करने के बजाय, उसकी इमदाद करने के बजाय उसको खुद उसके साथ उसको लूटने में मसरूफ़ हो गए। फिर कहते हैं जी हुक्मरान गलत हैं, पाकिस्तान में सही मामलात नहीं हैं क्योंकि हम खुद सही नहीं हैं, इसी वजह से ये जो एक अजाब है, मैं इसको अजाब ही कहूँगा, चाहे महंगाई की सूरत में हो, चाहे इन क्राइसिस की सूरत में हो, एंड लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में हो, ये तो आएगा क्योंकि हमें खुद सही होना पड़ेगा। ये एक तकलीफ दे वाक़या है। लेकिन फिर मैं एक सवाल करता हूँ इदारों से कि भाई ये बताइए कि जो बैंक के लोग रकम लेके निकलते हैं, कैश लेके जा रहे हैं, अब ये ना कहें कैश लेके ना निकलें, कैश की ज़रूरत होती है क्योंकि पेमेंट्स करनी होती हैं, आगे मामला चलाने होते हैं, और कैश लेके ही निकलें, आप इतनी सिक्योरिटी दें, आपकी ज़िम्मेदारी है। उसकी वजह ये है कि जो बैंक्स बड़े बड़े खुल चुके हैं, ये डिपॉजिट जो लोग करा रहे होते हैं आपके बैंक में, आपको बिजनेस दे रहे होते हैं, करोड़ों रुपया आपके बैंक में जमा करा रहे हैं, आपके बैंक से इंफॉर्मेशन लीक होती है, और इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद जो है वो उसके पीछे मुल्जिमान निकलते हैं, फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकलती, फिर बैंक का अमला महफूज कर दिया जाता है। लेकिन आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आपके बैंक के अमले की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो और देखें कि कैसे ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, और पैसा तो रिकवर हो जाता है, पैसे का बड़ा मसला इतना नहीं है, लेकिन वो भी किसी की कमाई भी मेहनत है, किसी की मेहनत का पैसा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है, जहाँ पर पैसा कमाना बहुत चैलेंजिंग है, वहाँ पर एक शख्स जो है अपने बेटे के हमरा जाँ बहक हो जाता है, सारी ज़िंदगी ये दिमाग में वाक़या अब उसके घूमेगा, और वो बेटा भी ज़ख्मी हो गया, उनके घर वालों ने सर्वाइव किया है। लेकिन मुझे सवाल करना है उस बैंकर से, उस बैंक के लोगों से, उस ब्रांच मैनेजर से कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल कि कैसे रकम निकली है और कैसे पता लग गया। रोज़ाना हज़ारों लोग ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के साथ किसी को नहीं पता होता किसके बैग में कितना पैसा है, लेकिन ये रकम लेते ही निकले और इनके जो है पीछे डाकू डकैत लग गए। इस पर बात करेंगे। नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान ने हमें ज्वाइन किया है। शयान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शयान से अब राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाक़या क्या है, और जो सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका आवाम पर, हम सब लोगों पे वो क्या पड़ रहा है, इसी पर बात करेंगे। समाजी कारकुन हैं अतीक शमसी साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अतीक शमसी साहब, किस तरह से इस वाक़े को आप देख रहे हैं कि जो शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हो रही हैं, और एक बाप को मार दिया जाता है उसके बेटे के सामने, बेटा ज़ख्मी हो जाता है, लोगों की बड़ी मेहनत का पैसा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसा कमाना, और बैंक से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, कैसे उसके पीछे लग गए 10 लाख यानी कि 1 मिलियन उसके जो है वो उसको लेने के बहाने एक बाप ने अपनी ज़िंदगी खो दी है। हम कहाँ जा रहे हैं सर? क्या सोसाइटी की कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गई हैं? क्या जिम्मेदारी है आपकी, हम सब लोगों की, और ख़ास तौर पे जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के चैम्पियंस हैं, वो कह रहे हैं जी इन्वेस्टिगेशन होगी। आपका क्या मौक़िफ़ है सर इस वाक़े से मुताल्लिक? देखिए, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जनरली जो है ना, ये हम लोग जो हैं इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो तकलीफ की बात वो ये है कि जिसने ये वारदात करी, जिसमें एक साहब जो बैंक से आ रहे हैं उनको कत्ल कर दिया गया, वो जो डाकू है जो चला गया या पकड़ा गया, भाग गया, उसको खुद भी अंदाजा नहीं कि उसने कितना बड़ा लॉस कर दिया। अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो आप समझ लें कि उसने पूरे खानदान का कत्ल कर दिया और पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। उसको खुद भी अंदाजा नहीं है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसकी फैमिली, उस शख्स के बच्चों पे क्या पड़ सकते हैं। कितनी तकलीफदेह बात है उसके पूरी फैमिली के लिए। तो जनरली मैं ये समझता हूँ कि लोगों को तरबियत की जरूरत है। मैं जो समझता हूँ ना, इस वक्त जो जरूरत है ना, वाकई लोगों को समझाने की, तरबियत की जरूरत है कि एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे की तरबियत, और वाकई जो ट्रू सेंस में ना लोगों की जर्नल आम पैमाने पे, बड़े पैमाने पे लोगों की तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको बताया जाए, सिखाया जाए, और इसके कॉन्सिक्वेंस बता दिया कि महज थोड़े से पैसों के लिए जब वो किसी का कत्ल कर देते हैं, वो पैसे तो कुछ दिनों में ही जाया हो जाते हैं। जो हराम के पैसे होते हैं वो रुकते थोड़ी हैं। जो किसी को लूट कर कमाए जाएं वो थोड़ी रुकेंगे।
और अगर उनको ये खुद ये पता हो कि इसका लॉस कितना बड़ा होगा, तो वो शायद कभी भी ऐसा ऐसा कदम ना उठाएं। तो जर्नल पैमाने पर मैं ये समझता हूँ कि स्कूल्स में अवामुन नास में तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। सर, आपका पॉइंट आ गया है। अतीक साहब साथ ही रहिएगा। नुमाइंदा 5 न्यूज़ शयान अली ने हमें ज्वाइन किया है। शयान, हमें अपडेट कीजिएगा इस वाक़े से मुतालिक, और इस वाक़े में अभी क्या डेवलपमेंट आई है सामने, और एसएसपी कोरंगी तौहीद रहमान मेमन का क्या मौक़िफ़ आया है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? ठीक है, हम राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, शयान से रब्ता करते हैं। लेकिन इस वक्त बताएं नाज़रीन आपको कि जो हमारी इतलात के मुताबिक एसएसपी कोरंगी के मुताबिक पुलिस ने फ़रार होने वाले 3 में से एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार मुलजिम के कब्ज़े से 3 लाख रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ़्तार मुलजिम की सीसीटीवी वीडियो के ज़रिए भी शनाख्त कर ली गई है। मुलजिम पर डकैती और गैर कानूनी असला रखने के मुकदमात दर्ज हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। आप देखें कि एक खौफ व हरास अब वैसे ही आवाम में फैल जाता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन श्योरिटी कौन देगा कि किस तरह से आपकी रकम, आपकी जान, आपकी माल को महफूज कर दिया जाए, और लोग अपनी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस को किस तरह से पॉसिबल करें। हम तो कहीं ना कहीं शुक्रगुजार हैं कि जो टेक्नोलॉजी आई है, एप्लीकेशंस आई है, इससे काफ़ी हद तक मामलात आसान हुए हैं, लेकिन स्टिल जो ब्रांच एक्सेस है वो तो चाहिए। और मैंने शुरू में कहा था कि जो कैश है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अतीक शमसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक हम इसको सिक्योर कर सकते हैं, या आपके दिमाग में क्या मेकानिज़म है कि कैसे जो है लोगों की ट्रांजैक्शन आसान हो सकती है ताकि आवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, जहाँ तक ट्रांजैक्शन और टेक्निकल की बात हुई, तो उस बारे में मैं हेलो, जी क्या जी, बता रही है आपको? आपकी आवाज़ आ रही है, आप प्लीज़ जी बात जी कीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक टेक्निकल उसकी बात हुई, बैंकिंग प्रोसेस और जो तरीक़ेकार है, उसके बारे में तो मैं इसके लिए वो नहीं हूँ कि मैं इसकी जो टेक्निकलिटीज़ के बारे में बताऊँ, लेकिन जनरली ऑफ कोर्स जिस तरह के हालात हैं, उसमें केयर करनी चाहिए कि कैश हैंडलिंग कम से कम की जाए, और बैंकिंग की जो दूसरे जो तरीक़ेकार हैं, उसको अप्लाई किया जाए। मैं ये समझता हूँ एक, और दूसरी तरफ जो है, मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम इसका रूट कॉज तो समझना पड़ेगा, इस पूरे मामले का ना रूट कॉज समझना पड़ेगा। एक तो इकोनॉमिकली हम बेहतर हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन एक इस पे हुकूमत को मजीद काम करने की जरूरत है, ताकि जनरली जो आवाम है उनको नौकरियां मिलें और दीगर चीजें मिलें, और वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करें। और साथ साथ जो है तरबियत की बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ कि उनको बाकायदा इस बारे में बताया जाए जर्नली कि किसी शख्स को मारने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अतीक शमसी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शयान अली से हम राब्ता बहाल हुआ है। शयान, हमें बताइए कि इस वाक़े से मुतालिक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, और जो तहकीकात का दायरा कार है वो कहाँ तक वसी हुआ है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि शहर में जो है वो इस तरह के बढ़ते वाक़यात में जो है बड़ी तफ्तीश जो है वो हमें कम नज़र आ रही है। और जबकि ये वाक़या हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि बाप जो बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया है, ताहम जो है वो बेबस रहा वहाँ पे, और उसने कोशिश भी की बचाने की, मगर नहीं बचा सके अपने वालिद को। और इस पे जो है वो पुलिस की अगर करेंगे इस वाली कार्रवाई पे अच्छा एक इक़दाम रहा है कि बर वक़्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्ज़िम को जो है इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, सीसीटीवी हासिल कर ली थी। और जबकि वहाँ से जो है जाए वक़्वा से तकरीबन 10 लाख रुपए की ये रकम थी, जो कि बाप-बेटा बैंक से निकलवा के और अपने दफ्तर को जा रहे थे। उनकी जानिब से बयान भी दिया गया है, जो एफआईआर लिखवाई गई है मुद्दई की, जो बेटे थे उनके काशिफ मुस्तफ़ा, उनकी जानिब से मुकदमे में ये बयान लिखवाया गया है कि ये रकम जो है वो मज़दूरों की थी, जो इनके साथ काम करने वाले वर्कर थे, उनकी रकम थी, उनकी सैलरीज़ थी, और वो ये लेके जा रहे थे कि इस दौरान ये डकैती हुई तकरीबन 1 बजे के करीब कोरंगी के इलाके बुलान कॉलोनी के करीब। और वहाँ पे जो है 3 मुसल्लह मुल्ज़मान ने जो इनका पहले जो पीछा किया था, उसके बाद जो जैसे ये लोग अपनी गाड़ी से उतरने की इन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग करते हुए उन्होंने लूट मार की। मतलब कि
मज़ाहमत से पहले ही जो है वो मुल्ज़मान ने, डकैतों ने जो है फायरिंग की शुरू की थी। इस दौरान जो है 2 गोलियाँ जो मकतूल हैं अब्दुल मालिक उनके सीने पे लगी थी, जबकि एक गोली जो है वो ज़ख्मी काशिफ जो कि बेटा था उनके साथ, उनको जो है दाईं टाँग पे लगी थी। और इस दौरान जो है जो मुल्ज़मान है वो इनकी रकम लेते हुए और फायरिंग करते हुए वहाँ से फरार हो गए थे, जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस दौरान जो है इनकी टीम एक आगे मौजूद थी जहाँ से मुल्ज़मान का गुज़रगाह थी, वहाँ से जो है ना फायरिंग करते हुए मुल्ज़मान पे पुलिस ने जो है एक मुल्ज़िम को ज़ख्मी करते हुए पकड़ लिया था और उसमें से जो है तकरीबन इब्तिदाई तौर पे 3 लाख रुपए बरामद किए थे, जबकि एसएसपी साहब के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करवाया गया है कि तकरीबन 10 लाख रुपए में से 6,20,000 रुपए जो है बरामद कर लिए गए। कुछ 5,000 की गड्डियाँ थी, कुछ जो है वो 1,000 की गड्डियाँ थी, ताहम जो है 55,000 जो ज़ख्मी मुल्ज़िम है उसकी जेब से निकले और जो दीगर रकम है वो वहाँ पे जो शॉपर थी ये रकम लेके जा रहे थे, इसमें से बरामद कर ली गई है। पुलिस की अच्छा। जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़िम के साथियों के लिए छापामार कार्रवाई की जा रही है, ताहम जो मुल्ज़िम के ने जो है अपने एक साथी का नाम भी बताया है, जो कि पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बताया गया है, जबकि इसके साथ-साथ बताया जा रहा है कि जो मुल्ज़िम ज़ख्मी है, उसने दीगर इंकशाफ भी किए हैं और शहर में ना सिर्फ ये डकैती जबकि इससे पहले भी जो है इस तरह की वारदातें करते रहे हैं और इस दौरान जो है वो ज़ख्मी है उतनी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक अच्छा इक़दाम है कि पुलिस की टीम जो है जो रोड पे मौजूद थी उनकी जानिब से इनको बर वक़्त कार्रवाई करते हुए एक मुल्ज़िम को पकड़ लिया है। ताहम दूसरे जो मुल्ज़िम थे वो कॉज़वे का रास्ता इख्तियार करते हुए वहाँ से फरार हो गए थे। और अभी जो है 2 मुकदमात इसमें दर्ज कर लिए गए। एक जो है वो जो मकतूल है उनके बेटे ज़ख्मी काशिफ मुस्तफ़ा की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसमें जो है तफ़सीलात रिकॉर्ड की गई और वो बता रहे थे कि किस तरह हम लोग जो ये रकम निकलवा के कहाँ से जा रहे थे कि इस दौरान ये किस तरह ये वाक़या पेश आया। जबकि दूसरा मुकदमा जो है वो एएसआई गवर गिरोही की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है जिसपे जो है वो असलहा और जो वारदात पेश हुई है इसकी मुद्दत में जो है वो ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा शयान, ये बताइए जब ये वाक़या हो रहा था और जो बाप जहाँ भाग हुआ है उन्होंने मुल्ज़िमान जो आए थे उनके खौफ से रकम का बैग दूर फेंका था। हमने ये भी देखा और सुना कि रकम लूटी गई है वहाँ पर आवाम की जानिब से। तो इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा, इसमें कोई जी, बिल्कुल। सदाकत है इस देखिए, बात वहाँ में? भगदड़ मच गई थी अचानक से इब्तिदाई तौर पे जो जैसे ही फायरिंग हुई है जो काशिफ है उनकी जानिब से ये बयान रिकॉर्ड करवाया गया है कि जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे थे कि 3 मुल्ज़मान जो है वो गाड़ी का घेराव करते हुए पहुँच गए थे और लूट-मार के दौरान जो है मुल्ज़मान ने फायरिंग भी शुरू कर दी थी। फायरिंग से जो है 2 गोलियाँ उनके वालिद को सीने में जो है जाए वक़ा पे लगी थी, जबकि इस दौरान जो है जवाबी फायरिंग करते हुए काशिफ ने भी जो है अपने लाइसेंस वाले असलहे से जो है जवाबी फायरिंग की। इस दौरान जो है एक मुल्ज़िम ज़ख्मी हो गया था और उसके बाद जो है भगदौड़ मच गई थी और मुल्ज़मान और जो मकतूल हैं और जो ज़ख्मी है इस दौरान जो उन पे हाथापाई भी होती रही और जो रकम की थैली जो रकम थी वो एक शॉपर में पैक की हुई थी और वो भी जो है मुल्ज़मान खींचते रहे तो कुछ पैसे जो है वहाँ पे गिर गए थे और जैसे ही ये वाक़या हुआ मुल्ज़मान वहाँ से फरार हुए और जो है वहाँ पे मकतूल जो है वहाँ पे जान की बाजी हार बैठे। तो उस दौरान जो है बताया जा रहा है कि कुछ शहरी आए थे जिनको वैसे तो चाहिए था कि अपना इंसानियत के नाते जो है उनको अस्पताल मुंतकिल करते, उनकी मदद करते। ताहम जो ये शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पे जो खड़े शहरी थे, उनकी जानिब से पैसे लूटने की भी शिकायत मौसूल हुई है कि वहाँ पे जो पैसे गिर गए थे भगदड़ के दौरान और उनकी हाथापाई के दौरान जो है पैसे गिर गए थे ज़मीन पे, तो उनको लूटने की भी शिकायत मिली है। मगर ये बड़ी अफ़सोस की बात है, शहरियों को चाहिए था कि फौरी तौर पे उनको रेस्क्यू करते, जो फर्स्ट एड होता है वो देने की कोशिश करें अपनी गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में जो है फौरी तौर पे, ताकि एक जानी ज़िंदगी, ना सिर्फ ये पैसों की रकम थी बल्कि एक जो जान है वो बचा सकते थे। मगर उनकी जानिब से ये शिकायत मिली है। उसके साथ-साथ अगर बात करें कि पुलिस की, तो पुलिस तो जाए वक़्वा पे तो हमें नज़र नहीं आई थी और उनकी जानिब से मकतूल की जो बेटे हैं उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया काशिफ मुस्तफ़ा ने के जाए वक़्वा पे पुलिस नहीं थी। ताहम जो है पुलिस जब मुल्ज़मान डकैती करके और फरार हो रहे थे तो रास्ते में उनको पुलिस का उनका सामना हुआ है। उस दौरान जो है पुलिस ने कहा है कि उनको एक शख्स जो मोटरसाइकिल पे ज़ख्मी हालत में देखा गया था, खून बह रहा था और उनको जो है रोकने की कोशिश की तो वो फरार होने की कोशिश, तो उनको शक और शुबा हुआ था कि ये ज़रूर कोई गड़बड़ है इस मामले में। इस दौरान जो है उन्होंने फायरिंग शुरू की पुलिस ने, तो 2 मुल्ज़मान जो है वहाँ से फरार हो गए थे। एक मुल्ज़िम जो है ज़ख्मी था उसको जो है उनके साथी छोड़कर फरार हो गए क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। इस दौरान जो है उन्होंने अपने मुल्ज़िम जो साथी था उसको वहाँ से छोड़कर बाइक से गिराकर और फरार हो गए और पुलिस ने जो है उस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया।
उसके बाद तहकीकात की गई और बड़े जो वो इंकशाफ भी हो रहे हैं मुलजिम से, और अभी भी जो है उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी है, और तो ये मुकदमा भी हो गया है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग केस जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जबकि इस तरह के वाकयात होने नहीं चाहिए। शहर में बड़े सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। आपने इससे कबल भी कुछ रोज कबल भी जो है इस तरह का प्रोग्राम किया था, जिसमें इसी इशू को पहले भी जो है हाईलाइट किया था कि शहरी महफूज नहीं है। बढ़ते वाकयात तकरीबन 98 के करीब जो है डकैती मज़ामत के दौरान कत्ल हुए हैं शहरी। मतलब सेंचुरी के मतलब के हम लोग जो है तकरीबन 100 का जो रेशो है उस पे हम करीब है 98। और पुलिस की जानिब से जो है बड़ा इत्मीनान होके जो है जवाब दिए जाते हैं कि हम काम कर रहे हैं, सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। शहर के मुतादिद इलाकों में जो है बड़े सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, जिसमें हाई डेफिनेशन जो है कैमरेज भी लगाए गए हैं, मगर मुल्ज़मान को बर वक्त पकड़ा ना जाने की वजह से जो है मुल्ज़मान और भी जो है खतरनाक होते नजर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे इलाके भी नजर आए हैं जहाँ पे जो है मुल्ज़मान को शहरियों ने खुद अपनी मदद के तौर पे जो है वहाँ पे उनके साथ मुकाबला करते हुए पकड़ा है, रोका है, मगर पुलिस जो है जाए वक़ा पे ना होने की वजह से उनके गश्त के जो है कमी की बायस जो है वो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। फिर बाद में जो है कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है और पुलिस जो है वो बयान भी रिकॉर्ड करवाती रहती है। मगर ये वाक़यात होते क्यों हैं, इस पे बड़े सवालात होते हैं और इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा शयान, ये बताएं, मैं ये मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ ब्रांच मैनेजर का और बैंक अमले का कि वहाँ पर तहकीकात हुई है और ब्रांच मैनेजर या बैंक अमले को शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं? इस हवाले से मुझे बताइए और नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, देखिए पुलिस की जानिब से कोई इस तरह की बात जो है बताई तो नहीं गई है, ताहम जो है ज़रूर किया होगा, क्योंकि बैंक से जो ये रकम लेके निकल रहे थे और बैंक से ही रेकी हुई है। जिस तरह आपने पहले भी एक प्रोग्राम में वाज़ेह किया था कि ना सिर्फ जो है ये रोड पे डकैती होती है, उसके साथ-साथ जो है वो बैंक से भी कहीं न कहीं मुखबरी होती है। वहाँ पे मौजूद जो है मुल्ज़मान का कोई न कोई साथी होता है जो उनको हिंट देता है, को उनको जो है पूरी वारदात के बारे में जो है वो गाइड करता है कि किस तरह जो है ये रकम कितनी रकम लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जो है बाकी का काम जो मुल्ज़मान जो अंदर बैंक के अंदर जो कोई न कोई मुखबर होता है उसके साथियों का काम होता है और बाहर वो डकैती करते हैं। तो ज़रूर पुलिस इसमें काम करती होगी और अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया है, मगर इसमें जो है ज़रूर काम करते होंगे और पुलिस जो है अमले से भी पूछेगी, बैंक जो अमला है उससे भी कि कहीं वहाँ पे गफलत होगी तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा शयान, ये बताएं कि सिंध में डॉक्टर शाहनवाज का जो मर्डर केस है उस हवाले से आप हमें ब्रीफ करेंगे? उस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? हाँ जी, देखिए डॉक्टर शाहनवाज का केस जो है बड़ा उलझा हुआ था। इब्तदाई तौर पे जो है वो बड़े कुछ जो है अब शहरियों की जानिब से जो है बड़ा गम और गुस्सा भी किया जा रहा था। उसके बाद जो है फिर कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई हैं और बयानात भी हुए, जबकि होम मिनिस्ट्री की जानिब से जो है पूरी टीम जो पुलिस की थी वहाँ पे बताया जा रहा है कि उमर कोट पुलिस और जो थर पारकर पुलिस थी उनकी जो अमला था इसमें मुलविस था, उनको मुअत्तल भी कर दिया गया है और हाई लेवल की जो है इस पे इंक्वायरी की जा रही है, जिस पे बताया जा रहा है कि एफआईए को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और बयानात जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये जो वाकया हुआ है, इस तरह के केसेस बड़े कम ही देखने को मिलते हैं मुल्क में कि डीआईजी लेवल का जो अफसर होता है उसको भी मुअत्तल किया जाए, उसको भी जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस तरह के केसेस जो है हमारे मुल्क में बड़े कम ही नजर आते हैं और ये भी इसी तरह का एक हाई प्रोफाइल जो है वो केस बन गया है, जिसपे इन्वेस्टिगेशन भी जो है बड़े हाई अच्छा लेवल में शयान, की ये जा रही बताएं है। इस वाक़े से मुतालिक एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं? सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करवाने के लवाहिकीन को कहा गया है कि आप एफआईआर करवाइए, तो हमें बताएं कि एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं? हाँ जी, देखिए पुलिस के जानिब से कहा जा रहा था कि अगर लवाहिकीन जो है वो एफआईआर नहीं करवा रहे, क्योंकि लवाहिकीन को जो है वहाँ कुछ ऐसे अनासिर लोग भी हैं जो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इस पे जो है प्रेशर भी आ रहा है। और इस दौरान जो है पुलिस की जानिब से बयान आया है, होम मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया था कि जो अपराध जो पुलिस अफसरान है उनको मुअत्तल तो किया गया, ताहम जो है हम सरकारी मुद्दत में भी हो सकता है कि एफआईआर दर्ज करवा लें। तो इस पे भी बातचीत जो है वो चल रही है, मगर जो है अभी तक जो है सिर्फ मुअत्तली हुई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है और इस पे जो है आला अफसरान हैं और जो सिंध हुकूमत की जो आला क़यादत है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस पे साफ शफाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी ठीक चाहिए और जल्द जो है इस केस को जो है सॉर्ट ठीक आउट करना है, चाहिए, बहुत ताकि शुक्रिया शयान अली आपके वक्त का और तमाम तर इंफॉर्मेशन का जो आपने हमारे नाज़रीन तक और हम तक पहुँचाई हैं। ये वाक़यात हैं, देख लें जनाब, इस वक्त जो कराची आपको बताएं कि वो अब मैं यही कहूँगा कि यही वजह है कि पाकिस्तान और कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हैं, लोग क्यों प्रेफर करें इस शहर में और इस मुल्क में रहना जब उनके जान और माल ही ठीक ना हो। और कब तक हम ये वाक़यात देखते रहेंगे? पैदर पे वाक़यात आते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं और अफसोस करते रहते हैं और फिर इदारे मुतहरिक होते हैं। नहीं जी,
अब और सख्ती करेंगे और मॉनिटरिंग बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, आपके सामने हैं। फिर ये कोई नया वाक़या आएगा, फिर नए चेहरे होंगे, नई सिचुएशन होगी, दूसरे मामलात होंगे और हम लोग अफसोस करेंगे और हम मज़म्मत कर रहे होंगे। फिर यही मौक़िफ़ पुलिस की जानिब से कि मुल्ज़िमान को जो है गिरफ़्त कर लिया गया है, फुटेज हासिल हो गई है, कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। अफसोस होता है नाज़रीन कि हम कहाँ पर रह रहे हैं। एक तो इकॉनमी चैलेंजेस तो हैं ही, फिर दूसरे जब ये लॉ एंड ऑर्डर वाले मामलात होते हैं और ये होंगे, उसकी बड़ी वजह ये है कि जब तक बेरोज़गारी रहेगी, अफरा तफरी रहेगी, हिजानी कैफियत रहेगी, हम शहर में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों को देखेंगे, क्योंकि कोई सीरियस नहीं है। इस वक्त जो मुल्क का बुनियादी मसला है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। इस वक्त लोग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असल हकाइक हैं आपके, आवाम के, हमारे, वो उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला इन तमाम तर लोगों को हिदायत दे। ये इनका भी टेस्ट केस है कि अगर इनको इख्तिदार मिला है तो इनसे पूछा जाएगा कि आपने आवाम के लिए क्या किया जब आपको हमने इख्तिदार दिया था। नाज़रीन, होपफुली आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हम दुआ करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे और ख़ास तौर पे दुआ है कि आपके घरों में, आपके जो दफ्तरी मामलात हैं, आपके कारोबार में रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत डाले, आसानियाँ करे, हम सबको हिदायत दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे परवरदिगार। आपसे मंडे को मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।